शहर की तंग गली की छोर पर बने एक सुंदर से घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम विक्रम था। वो स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर के रूप में काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम माया था। उन दोनों को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके दोनों बच्चे अमेरिका में अच्छी तरह से बस चुके थे। विक्रम जी को हमेशा कुछ न कुछ काम करते हुए व्यस्त रहना ही पसंद था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके चेहरे पर एक अनजानी सी उदासी दिखाई दे रही थी। उसका कारण यह था रिटायरमेंट का दिन नजदीक आना। स्कूल की घंटी की आवाज, बच्चों की चहल पहल के बीच में जिंदगी बिताने वाले विक्रम को कल से घर खाली बैठने का विचार ही डर पैदा कर रहा था। उस दिन शाम को माया बरामदे में उदास बैठे अपने पति को कॉफी देते हुए बोली, अरे सुनते हो, मैं पिछले एक हफ्ते से देख रही हूँ आप मुंह छोटा करके बैठे रहते हो। ये कॉफी पीजिए। आखिरकार आपकी उदासी किस बात की है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे खुशी खुशी है, हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर इतनी चिंता क्यों? क्या बताओ माया, अगले महीने मेरे 30 साल की सर्विस खत्म हो जाएगी। रिटायरमेंट के बाद इस घर में कुर्सी पर बैठकर शून्य में देखना मेरे बस की बात नहीं। खाली बैठना मेरे लिए खुद को मारने के बराबर है। स्कूल में रोज 100 लोगों से बात करने की आदत वाला मैं इन 4 दीवारी के बीच में कैसे जीऊंगा? ये क्या बात हुई जी? सब लोग तो ये देखते हैं कि रिटायरमेंट कब आएगा और आराम कब करेंगे, और आप है कैसे उल्टी बात कर रहे हो? कोई किताब पढ़कर भी तो आप समय बिता सकते हो ना। किताबें पढ़ना अलग बात है माया, और समाज में घूमते हुए 4 काम अलग अलग करना वो अलग है। इस उम्र में अगर मैं अपनी बुद्धि और हाथों को खाली रखूंगा तो मुझे न जाने कैसी कैसी बीमारियां घेर लेगी। यह खामोश माहौल मुझे डरा रहा है। आखिरकार विक्रम जी के रिटायरमेंट का दिन आ ही गया। स्कूल में सहकर्मियों ने भव्य विदाई दी और सम्मान के साथ विदा किया। शाम को घर आते ही घर में फिर से वही सन्नाटा छा गया। ठीक उसी समय विक्रम जी का मोबाइल फोन बजा। अमेरिका से उनके बेटे और बहू का फोन था। उनके तुरंत बाद बेटी और दामाद भी लाइन पर आ गए। विक्रम जी ने स्पीकर ऑन करके बात करना शुरू किया। हेलो डैडी, हैप्पी रिटायरमेंट। इतने साल तक आपने बहुत मेहनत की, अब बस कीजिए। कल ही हम आपके टिकट बुक्स कर रहे हैं। आप और मम्मी यहाँ दोनों अमेरिका आ जाइए, या हमारे पास रहिए और आराम कर सकते हो। नहीं बेटा, मुझे अमेरिका आना पसंद नहीं है। अगर मम्मी से पूछो तो शायद वो आ जाएगी, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये क्या बात हुई डैडी? वहाँ उस पुरानी गली में आप दोनों अकेले क्या करेंगे? यहाँ आएंगे तो नाती पोते के साथ अच्छा समय बिता सकते ना। हमारे साथ रहिए ना डैडी। बच्चों, मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूँ, लेकिन वहाँ आकर तुम्हारे घर में बैठकर तुम पर बोझ बनना मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी लाइफस्टाइल अलग है, मेरी सोच अलग है। वहाँ दिन भर घरों में ताले लगे रहते हैं। मैं उस देश में नहीं जी सकता बेटा, मैं यहीं अपने देश में रहूंगा। डैडी, बोझ की क्या बात है भला? आपको जो भी चाहिए हम सब देख लेंगे ना। यहाँ बहुत शांति रहती है। वही तो मैं नहीं चाहता बेटा। किसी पर निर्भर होकर मुझे जीना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे मेरे रास्ते पर छोड़ दो, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। फोन रखने के बाद विक्रम जी और ज्यादा उदास होकर सोफे पर पीछे और झुक गए। बच्चों को बुलाने पर भी न जाने की मजबूरी और यहाँ रहकर क्या करे, यह न समझ पाने की उलझन उन्हें सताने लगी। अगले दिन सुबह विक्रम जी से मिलने उनका पुराना दोस्त पांडे आया। पांडे बहुत ही मजाकिया इंसान थे। वह हमेशा नए नए आइडिया के साथ बिजनेस माइंड से सोचते रहता। विक्रम ने अपने दिल का सारा दर्द पांडे के सामने रख दिया। देख पांडे, नौकरी चली गई, बच्चे अमेरिका बुला रहे हैं, जाओ तो वहाँ खाली बैठना पड़ेगा। यहाँ रहा तो खाली बैठना मेरे बस की बात नहीं। जिंदगी बिल्कुल अर्थहीन लग रही है। देख विक्रम, इतने साल मेहनत से काम करने के बाद अब खाली बैठना वाकई मुश्किल है। मैं तुम्हारे दर्द को पूरी तरह समझ सकता हूँ। अमेरिका जाकर बच्चों पर बोझ बनना तुम्हें पसंद नहीं, ये भी मैं समझ गया। इसलिए मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है। तुम्हारे खुद के गांव में हाईवे के किनारे तुम्हारी एक जमीन है ना? हाँ, वो हाईवे के पास 2 एकड़ जमीन खाली है। उसका क्या करूँ? एक छोटा सा घर बना लो। घर के आगे एक सुंदर सा ठेला लगाकर उस पर देसी नाश्ता बनाकर बेचो। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? मैं हेडमास्टर हूँ। मुझसे हाईवे के किनारे ठेला लगाकर टिफिन बेचने को कह रहे हो? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मेरे बच्चों की इज्जत का क्या होगा? यही तो तुम गलती कर रहे हो विक्रम। कई देश में हर चीज को बिजनेस के नजरियों से देखा जाता है। वहाँ काम के आधार पर सम्मान नहीं होता, बल्कि काम करने के तरीके से होता है। जब तुम घर पर होते हो तो अपना खाना खुद का खुद बनाकर खाते हो ना। उसी खाने को अगर तुम थोड़े बड़े पैमाने पर बनाकर बाहर के लोगों को बेचोगे तो उससे पैसा कमा सकते हो। समय का समय कट जाएगा, लोगों का आना जाना लगा रहेगा और तुम बोर भी नहीं होंगे, और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। इसमें शर्म वाली बात क्या है?
अरे अजी पांडे जी जो कह रहे हैं वो सही है, वो मुझे भी सही लग रहा है। खाना बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। रोज नए नए लोगों को देखने को मिलेगा, आपकी उदासी भी गायब हो जाएगी। पांडे, तुम्हारी बात का तो लॉजिक अच्छा है। बिना मेहनत की जिंदगी बेकार है। ठीक है, मैं अपने गांव जाकर इस नए सफर को शुरुआत करूंगा। हाईवे स्ट्रीट फूड देसी नाश्ता नाम भी सुनने में बहुत अच्छा है। कुछ महीने बीत गए। हाईवे के किनारे का माहौल बहुत व्यस्त हो गया। लारियां और कारें जहां तेजी से गुजर रही थी, उस रोड के किनारे हरे भरे पेड़ों के बीच में विक्रम जी ने एक छोटा सा खपरेल घर बना लिया। घर के आगे बहुत ही साफ सुथरे और पारंपरिक तरीके से एक बड़ा सा ठेला तैयार किया। उस पर हाईवे स्ट्रीट फूड देसी नाश्ता का बोर्ड लगाया। माया जी वहां गर्मा गर्म इडली, डोसा और उपमा बनाती और विक्रम जी मुस्कुराते हुए ग्राहकों को परोसते। उन दोनों की मदद के लिए श्याम नाम के एक स्थानीय युवक को काम पर रखा गया। श्याम एक कॉमेडी कैरेक्टर था जो हमेशा कोई न कोई गलती करके सबको हंसाते रहता। मास्टर जी, आपने उस 3 नंबर वाले सर को डोसा देने को कहा था ना, गलती से उस चटनी के बर्तन में मेरा हाथ गिर गया सर। अब चटनी को कस्टमर को दे दूं या मैं ही पी जाऊं? अरे मूर्ख, तुझे कस्टमर को सर्व करने के लिए रखा है या फिर चटनी में नहाने के लिए? जल्दी से हाथ धो कर आ, कस्टमर भूख से इंतजार कर रहे हैं। अरे देखा जी आपने, हमारा ठेला शुरू हुए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। ये कितना फेमस हो गया। हाईवे से गुजरने वाले सभी लोग यहीं रुकते हैं। सच में विक्रम जी के ठेले का स्वाद, साफ सफाई आसपास के जिलों में मशहूर हो गई। एक दिन कुछ सोशल मीडिया ब्लॉगर्स वहां आए। उन्होंने इस बुजुर्ग दंपति के मेहनत और उनकी कहानी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। वह वीडियो देखते ही देखते रातों रात वायरल हो गया और उन पर मिलियन व्यूज आ गए। ये देखकर अमेरिका में रहने वाले बेटे बहू हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत इंडिया के लिए टिकट बुक किए और यहाँ पर आ गए। हाईवे के ठेले के पास आकर उन्होंने वहां गर्मा गर्म देसी नाश्ता खाया तो वो चौंक गए। डैडी मम्मी, सच में आप दोनों ग्रेट है। हमने आपको अमेरिका बुलाने की जिद करके गलती की थी। यहाँ आपकी खुशी और आपकी मेहनत देखकर हमें आप पर गर्व हो रहा है। ऐसा स्वाद अमेरिका में कहीं नहीं मिलता डैडी। हाँ डैडी, सोशल मीडिया पर आपका वीडियो देखकर हमारे सारे दोस्त हमसे पूछ रहे हैं। आपको देखकर हमें बहुत कुछ सीखना है। आपके इस सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारा सलाम। बच्चों की तारीफ सुनकर विक्रम और माया की आंखें खुशी और आंसुओं से भर गई। बच्चे कुछ दिन उनके साथ रहे, उनकी खुशी देखी और फिर वापस अमेरिका चले गए। एक दिन दोपहर को मौसम बहुत गर्म था। ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम थी। विक्रम जी टेबल साफ कर रहे थे। इतने में काली जीप बहुत तेजी से आकर ठेले के आगे रुक गई। उसमें से उस इलाके का गुंडा राठौड़, उनके 3 चेले उतरे। राठौड़ के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। आते ही उसने ठेले पर रखे बर्तनों को डंडे से मारना शुरू किया। आसपास बैठे 2 ग्राहक डर के मारे भाग गए। ए बड्डे, यहाँ बिना परमिशन के इतना बड़ा बिजनेस कैसे चला रहा है रे? सुना है रोज हजारों कमा रहा है। इस एरिया में ठेला लगाना है तो मुझको हफ्ता देना पड़ेगा। यह नहीं मालूम क्या? शराफत से महीने के 50,000 रुपए मेरे हाथ में रख, नहीं तो इस ठेले को हाईवे पर ही फूंक दूंगा। सावधान। अरे अजी, ये तो कोई बहुत बड़ा गुंडा लग रहा है। पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? विक्रम बहुत शांत और साहसी आवाज में, बाबू तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? थोड़ा सोच समझकर बात करो। तू कोई भी हो, मुझे क्या बुड्ढे, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, इस एरिया का भाई हूँ मैं। मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरी जान हवा में उड़ जाएगी, समझा? भाई साहब, हमारे मास्टर जी बहुत डेंजर सर है। इनके हाथ में अगर स्केल आ जाए तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। प्लीज सर, उन्हें कुछ मत कीजिए। मुंह मत रख गले अपना। बुड्ढे पैसा निकालता या नहीं? विक्रम जेब से फोन निकालते, बस 5 मिनट सब्र करो बाबू, मुझे 3 लोगों को फोन करना है। उसके बाद तुम जो पैसे मांग रहे हो मैं खुद दे दूंगा। विक्रम जी फोन निकालकर एक के बाद एक 3 बैक टू बैक कॉल किए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं आपका विक्रम सर बोल रहा हूँ, जरा मेरे ठेले के पास एक बार आइए। उधर से क्या जवाब आया ये तो पता नहीं, लेकिन विक्रम जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राठौड़ हाथ बांधकर खड़ा हो गया। देखते हैं तेरी यह बुड्ढे की अकल क्या करती है। ठीक 10 मिनट बाद हाईवे पर सायरन की आवाजें गूंजने लगी।
दूर से 3 आलीशान कारें गाड़ियां तेजी से आई। एक गाड़ी पर कलेक्टर लिखा था, दूसरी गाड़ी पर एसपी और तीसरी गाड़ी पर एमएलए लिखा था। वे तीनों बड़े अधिकारी कार से उतरे और सीधे विक्रम जी की तरफ बढ़े। यह देखकर राठौड़ की गिद्दी बन गई और उसके चेले दुम दबाकर भाग गए। कलेक्टर विक्रम जी के पैर छूकर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आपका फोन आना ही हमारे लिए सौभाग्य है। सर, हमें पता चला कि आपने यहाँ ठेला लगाया है। हम तीनों वैसे भी आपसे मिलने आने वाले थे, लेकिन आज आपने खुद बुला लिया। क्या समस्या है सर? हाँ सर, आप हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें अक्षर सिखाए हैं। आज हम जिस मुकाम पर है वो आपके दिए हुए संस्कार की वजह से है। क्या किसी ने आपको परेशान किया है क्या सर? वो देखो, वहाँ राठौड़ नाम का गुंडा है ना, कह रहा है कि इस एरिया में ठेला चलाना है तो महीने के 50,000 रुपए रिश्वत देनी होगी, नहीं दी तो ठेला फूंक दूंगा बोला। यह बात सुनते ही एसपी गुस्से में आकर बोले, ए राठौड़, जानता है यह बुजुर्ग कौन है? इस जिले के कलेक्टर और मैं इस एरिया का एसपी हूँ। हम इन्हीं के पास पढ़कर निकले हुए स्टूडेंट है। आज हम इन कुर्सियों पर बैठे हैं तो उसका कारण इनकी दी हुई शिक्षा और अनुशासन है। ऐसे गुरु को तू धमकाता है, तुझे जेल में डालकर सड़ा दूंगा। राठौड़ कांपते हुए, सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े तोप हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जिंदगी में कभी हाईवे की तरफ नहीं आऊंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर इसे अंदर डालिए। विक्रम सर, आपके ठेले को कोई परेशानी न हो इसके लिए मैं पर्सनल सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूंगा। आप बिना किसी डर के अपना बिजनेस चलाइए। ये हुई ना बात, हमारे मास्टर जी का पावर देखा भाई साहब, पढ़े लिखे इंसान का पावर कैसा होता है, अब तो पता चला ना। इसके बाद तीनों अधिकारियों ने विक्रम जी और माया जी के हाथ का गर्मा गर्म देसी नाश्ता बड़े चाव और तृप्त से खाया। सर, आपके हाथ के स्वाद का जादू आज भी वैसा ही है सर। यह कहकर उन्होंने विक्रम जी की तारीफ की, राठौड़ को जीभ में डालकर वहां से चले गए। विक्रम जी ने बहुत गर्व और खुशी के साथ अपने बिजनेस को फिर से जारी रखा। उम्र चाहे जो भी हो, अपनी मेहनत और स्वाभिमान के साथ सम्मान पूर्वक जीना ही सबसे उत्तम है। कोई भी काम या नौकरी छोटी नहीं होती। हमारी मेहनत ही हमारी पहचान बनती है। ईमानदारी से शिक्षा देने वाला गुरु समाज में हमेशा आदरणीय व्यक्ति होता है। उनके द्वारा कमाए गए अच्छे छात्र ही उनकी असली पूंजी, उनकी सुरक्षा होती है। अतीत में किए गए हमारे अच्छे कर्म और बांटी गई शिक्षा भविष्य में किसी न किसी रूप में हमारे लिए पहाड़ जैसी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।